नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर भी आप क्वेश्चन को देख लीजिए। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ क्लॉथ कंपनी। कपड़े की कंपनी है, ट्रायल बैलेंस दिया है, कंपनी का नाम है AB लिमिटेड। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कैरेज इनवर्ड, वेजेज, सेल्स रिटर्न, कोल एंड गैस वाटर, परचेज रिटर्न, इन्वेंट्री, सैलरी, बैड डेप्ट, बैंक चार्ज, रेट्स एंड टैक्स, जर्नल एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, तमाम चीज़ें दी गई हैं, कोई बात नहीं है। आपको ध्यान देना है एडजस्टमेंट क्या कहता है। बिल्डिंग पे 2.5% कह रहा है ना, 2.5% डिप्रिसिएशन लगाना है, प्लांट मशीनरी पे 10% लगाना है, फर्नीचर फिक्चर पे 10%, रिजर्व पे 5%, कैरी फॉरवर्ड द अनएक्सपायर अमाउंट, फायर इंश्योरेंस पर प्रीपेड है। प्रोवाइड द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग, वेजेज पर आउटस्टैंडिंग है, सैलरी पर है, रेंट रेट्स है, तमाम चीज़ें दी गई, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मेट आपको बना लेना है, यहाँ तक कम से कम फॉर्मेट बनना चाहिए, आपको आना चाहिए। सबसे ऊपर क्या लिखा है? सबसे ऊपर इसमें लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, वो भी नेट सेल। अगर सेल है तो सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस भी कर दिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। सेल कितने रुपए का दिया गया है? सेल हमारा दिया है 80,000 रुपये का, ध्यान दीजिएगा। सेल हमारा दिया है 80,000 का, लेकिन क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं कहीं पर सेल रिटर्न तो नहीं दिया, तो आपको ध्यान देना है उसी के नीचे देखो 1700 रुपये का दिया है, तो कितना बचा? 78,300। अदर इनकम में ढूंढना पड़ता है, कोई डिस्काउंट, कोई रेंट रिसीव, कोई कमीशन रिसीव, ऐसा कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। 78,300 हो गया ना। कमाई इनकी कितनी हुई? 78,300 रुपया। ऐसे लाइन थोड़ा डबल होनी चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है, दिया गया है मटेरियल कंज्यूम का मामला। तो अधिकतर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम्पल सॉल्व मिलेगा, वहाँ पर मटेरियल कंज्यूम को डैश दिया गया है। लेकिन मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, अगर आप निकालना चाहें तो ओपनिंग में परचेज जोड़ दो, लेस माइनस करो, क्लोजिंग माइनस कर दो। ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए, दो ऑप्शन है आपके सामने। एक होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज कितने रुपए का दिया गया है? परचेज दिया गया है हमारा कितने रुपए का, चेक कर लीजिए क्वेश्चन में। परचेज डेबिट में ही दिया होगा। कितने का चेक कर लेते हैं। परचेज कितने का दिया हुआ है? परचेज रिटर्न दिया हुआ है। परचेज 50,000 का दिया हुआ है। परचेज 50 दिया है, लेकिन इसमें बोल रहा है परचेज रिटर्न 3400 का, तो 50,000 में 3400 माइनस कर लीजिए। $3,500 माइनस कर लीजिए। रुकिए, आपको लिखना है परचेज, हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, दिखा देते हैं नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। परचेज हेडिंग डाल लीजिएगा। खरीदे हैं 50,000 का ना, वर्किंग नोट नंबर 1 लेस कर दो। रिटर्न भी है भैया इसमें। रिटर्न कितने का देखो, 3400 का, 46,400 प्लस कर दो कैरेज। कैरेज इनवर्ड दिया है, देखो उसी में जोड़ दिया जाता है। अगर कोई सामान आप खरीद के लाते हैं उस पर भाड़ा देते हैं तो क्रय में ही जोड़ा जाता है। 2300 रुपये का, 48,700, 48,900 होगा, ठीक है। फिर से देखिए 50,000 रुपये का क्या दिया है? 46,600 रुपया होगा यहाँ पर माइनस करने के बाद। परचेज में रिटर्न तो माइनस करते हैं, लेकिन कैरेज जोड़ देते हैं।
48,900। भाड़ा, कोई सामान खरीदने जाओगे तो आप वर्किंग नोट नंबर 1 डालिए यहाँ पर। 48,900 आपको लिख लेना पड़ेगा, वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। तो जगह तो नहीं है लेकिन एक लिख दिया मैंने, आपको इसको पहले लिख लेना है, बाकी चीज़ चाहे बाद में ही लिखें। आपको ध्यान देना है, यही चीज़ हम चाहते हैं अगर ना, तो कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जैसे मैंने पीछे बताया, ओपनिंग में परचेज जोड़ देते, रिटर्न माइनस कर देते, क्लोजिंग माइनस कर देते, हो जाता, कोई बात नहीं। दोनों नियम बता देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब होता है क्लोजिंग में से ओपनिंग वाला माइनस कर दो। क्लोजिंग में कितना है देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 है, ओपनिंग 25,000 है, ढूंढ लीजिएगा। 1 तारीख को ओपनिंग होता है, ओपनिंग वाला हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, क्लोजिंग वाला ज़्यादातर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है। माइनस कितना है भैया 5,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हेडिंग डालना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा यहीं पर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। हम जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट बताएंगे। वेजेज दिया है, वेजेज 21,400 का दिया है, बकाया है तो जोड़ देते हैं। वेजेज अगर बकाया है कहीं पर तो जोड़ देते हैं। कितने रुपए का बकाया है, 32 रुपये का बकाया है। जोड़ो कितना होगा, वेजेज जोड़ो 24,600 रुपया हो जाएगा ना, 24,600। वेजेज के बाद देखो सैलरी कितने रुपए की दी है, 4600 की। आउटस्टैंडिंग कितना लिखना है, 500 का, 5100 का। 24,600 प्लस 5100, 29,700 आपको लिखना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 29,700। दूसरा वर्किंग नोट हो गया आपका। देखिए वेजेज में आउटस्टैंडिंग जोड़ो, भाई बकाया है, अभी ये आउटस्टैंडिंग अभी संपत्ति वो बनाएंगे, एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स में जाएगा। ये भी आउटस्टैंडिंग वहाँ लायबिलिटी में जाएगा, लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में जाएगा। इसको भी याद रखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट 2 जगह जाता है, इसको पहले लिखना पड़ेगा, ये तो आपको बाद में लिखना पड़ेगा। आगे आपको ध्यान देना है, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है समझो। यहाँ डैश में कर रहा हूँ, यहाँ पर होता है कि जैसे डिवेंचर होता है, कंपनी इशू करती है, मतलब फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए कोई ब्याज दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आगे दिया डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में देखो छोटू, डिप्रिसिएशन में बिल्डिंग में 2.5% कहा है। देखो बिल्डिंग में 2.5%, प्लांट मशीनरी पे 10%, फर्नीचर फिक्चर में 10%। ध्यान दीजिएगा, ऐसे निकाल के बता दे रहे हैं। जितने की बिल्डिंग लिखा है डिप्रिसिएशन में, बिल्डिंग कितने की है, जितने की भी हो, मैं 2.5% निकाल लो, 625 आएगा। कितने की है, प्लांट 15,000 का है ना, प्लांट एंड मशीनरी 1500 आ जाएगा। क्या परसेंट, 15,000 का 10%। फर्नीचर एंड फिक्चर 3200 का है, फर्नीचर एंड फिक्चर 320। इसको ऐड कर लीजिए, इसको हम ऐड कर देंगे 625 प्लस 1500 प्लस 2445, 2400। ऐसे 3 नंबर डालो भैया, 3 ऐसे जहाँ लिखे होगे वर्किंग नोट बनाए होगे, इसे 3 नंबर डाल दोगे, यहाँ हम इसका काम किए ना। नोट ऑफ अकाउंट होता है, वर्किंग नोट ही होता है, दिखाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अदर इनकम, अदर का मतलब होता है जो इनमें नहीं शामिल है, अदर में रहो। अदर वाले में बहुत सारा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अदर वाले में सबसे ज़्यादा झंझट होती है और आपको ध्यान भी देना है, सब ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अदर इनकम पे आना, अदर इनकम लिखिए, चौथा नंबर वर्किंग नोट। अदर एक्सपेंसेस, इनकम नहीं, एक्सपेंसेस, अन्य व्यय। अन्य व्यय में आपको ध्यान देना है क्या, पढ़ते हुए चले आइए ऊपर से। देखो अन्य व्यय में जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया है, वेजेज हो गया है, सेल हो गया है, सेल्स रिटर्न, कोल गैस वाटर,
कोल गैस वाटर कितने रुपए का है? कोल गैस वाटर 700 रुपये का है, 700। बैंक चार्ज के रुपये की मिट्टी 100 का। हाँ, रेंट एंड रेट्स 800 में आउटस्टैंडिंग भी होगा। देखो आउटस्टैंडिंग, देखो बैलेंस शीट के वो ट्रायल बैलेंस जो बना होता है उसके बाहर दिया होता है, और दिया भी है देखो 120 रुपये के, 200 के, 200 का है। फायर इंश्योरेंस पे है 120 ना, 1000 हो जाएगा। रेंट एंड टैक्स के बाद क्या करना है? जर्नल एक्सपेंसेस 1900। उसके बाद आपको ध्यान देना है फायर इंश्योरेंस, चेक करो 400 में प्लस कर दो क्या 120 रुपया लेस करना पड़ेगा। देखो प्रीपेड है, प्रीपेड माइनस किया जाता है, और इस प्रीपेड को असेट्स में और आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी में 120, 280 होगा ना माइनस करने पे। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में भी कहा है डेटर पर रिजर्व करने के लिए, सन्ड्री डेटर फॉर बैड डेप्ट पे 5% कह रहा है। तो आप पहले चेक करिए कहीं बैड डेप्ट दिया है बैलेंस शीट उसे इसके अंतर्गत। 1 अप्रैल को दिया है 1400 रुपया बैड डेप्ट रिजर्व, ये ओल्ड होता है, पिछले साल का होता है। और इस साल कितने रुपए का करना है? बैड डेप्ट 5% करना, डेटर पर निकाला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल पर 5% निकाला जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। अब आप चेक करिए किस पर निकाला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितने का है? 42,800 का, 5%, 2140 रुपया। इसमें से याद रखना ओल्ड माइनस कर देते हैं, इसमें से ओल्ड कितने का है? ओल्ड 1400 का। $2140 माइनस 1400, 740 रुपये। उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जोड़ लो। याद रखना ओल्ड माइनस कर दिया जाता है जो पहले से ही रिजर्व है, जो मैंने माना था कि हमारा डूब जाएगा, नहीं डूबा। 700 प्लस 100 प्लस 1000, 1900 प्लस 280 प्लस 740, 4720। यहाँ लिख देना पड़ेगा अदर इनकम, मैंने लिखा है गलती से, एक्सपेंसेस होगा 4720, 4 नंबर डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। हो गया 4720। अब क्या करेंगे भैया? सब एक्सपेंसेस जोड़ लो। 48,900 प्लस 27,000, 48,900 प्लस 29,700 प्लस 2445 प्लस 4720, माइनस कर देंगे 5000, 80,765। सही है, ध्यान दीजिएगा। टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ? 80,765 ना। तो अब आपको लिखना है भैया प्रॉफिट लॉस आफ्टर, नहीं बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। देखो खर्चा ज़्यादा कमाई कम ना, 2535, ठीक है। 2535 हमारे में दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं। 78,300 माइनस 80,765, रुक जाइए, 78,300 माइनस 80,765, 2465 आ रहा है। लॉस आ रहा है भैया, 2465 लॉस बिफोर टैक्स, लॉस है।
तो टैक्स का कोई बात भी नहीं हुई है। 2465 कुल मिला के आएगा, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बैलेंस शीट बना करके बता रहे हैं। ध्यान देना है, ए प्लस करो, ए प्लस करो, ए प्लस करो, ए प्लस करो, ये बाद में 5000 माइनस कर दो तब आएगा 8465। इसमें से माइनस प्लस किया जाएगा तो खर्चा ज़्यादा कमाई कम। आपका इतना आ गया। अब बैलेंस शीट बताने जा रहे हैं, पहले इतना लिख लेना। आपको बताना चाहते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना है। ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है नोट नंबर, ये होता है अमाउंट का कॉलम, इतना आप जानते हैं। एक कॉलम और बनता है, आप अगर उसमें देखेंगे, लेकिन जब पैसे नहीं लिखना है तो कॉलम बनाने क्या फ़ायदा। तो आपको लिखना है शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे ऊपर कंपनी के बैलेंस, कंपनी का नाम, नेम आप कंपनी लिख लीजिएगा यहाँ पर जो भी दिया होगा कंपनी। यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको लिखना है सबसे पहला कार्य इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहला स्टेप। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड। ध्यान दीजिएगा, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ढूंढ लो। ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल आपको ढूंढना पड़ेगा, बता दे रहे हैं एकदम स्पष्ट शब्दों में। देखो सबसे पहले बीच में दिया है 50,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर, 5 लाख रुपया। ध्यान दीजिएगा, नोट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब नोट ऑफ अकाउंट ऐसे लिखा जाता है, लिखा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो, जिस कंपनी से कैपिटल का रजिस्ट्रेशन हो। छोटे प्रश्नों में पूछा भी जाता है। 5 लाख शेयर हैं, क्वेश्चन में देखो कितने शेयर हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक। $5 लाख। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं हम स्पष्ट तौर पर, 5 लाख के बाद ये तो ऐसे लिख दिया जाता है। ऑथराइज्ड का मतलब जिससे, अब सब्सक्राइब्ड, इशूड, सब्सक्राइब दुनिया भर का होता है, सब चीज़ें मैंने वैसे भी बताई हैं। इशूड, पेड अप, कॉल्ड अप, यही सब होता है। इशूड, इशूड किया गया, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। ध्यान दीजिएगा, आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। $1 लाख कहीं मिलेगा आपको कॉल्स इन एरियर, एरियर दिया होगा। देखो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है 6400 रुपया दिया है। अब जो बचेगा आपका हो जाएगा 93,600, माइनस कर दो। इससे नहीं मतलब, अब 93,600, 93,600 बी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको। देखो पहले से प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस है, इसको याद रखिएगा। दूसरा नंबर वर्किंग नोट, ये पहला नंबर डाल लीजिए, दूसरा नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम आपको बताना चाहते हैं, आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया रहता है। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अगर दिया होगा, कोई रिजर्व दिया होगा, जनरल रिजर्व दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो 6,000 का दिया है, जनरल रिजर्व 24,000 का दिया है, 30,000 हो गया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं लॉस हुआ था पीछे ना, फायदा हुआ था तो जोड़ देते, लॉस हुआ है। लॉस हुआ था जो पीछे भी मैंने
प्रॉफिट लॉस बनाया, कितना लॉस हुआ था? 2465 रुपये का लॉस हुआ था कि नहीं? फ़ायदा होता जोड़ देते, इसके पहले भी कभी फ़ायदा होता तो जोड़ देते, लेकिन लॉस हुआ था। लॉस कितना हुआ था? हो गया 27,535 रुपया, 27,535 रुपया। दूसरा वर्किंग नोट, दूसरा नंबर हम आपको बताना चाहते हैं, सॉरी अब जो भी है इसमें देखो, जैसे बैलेंस शीट तो बनती है, बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन पूरा फिल नहीं करना रहता। अब आपको मनी पेंडिंग अगेंस्ट वाला है, ये नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। अब आपको सीधा लिख देना है करंट लायबिलिटी, क्योंकि जगह भी नहीं है। जो अन्य हेडिंग हैं उसका कोई पैसा नहीं लिखना है, ये नहीं है। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर होता है, बिल्स पेबल होता है, जिसे ट्रेड पेबल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आउटस्टैंडिंग होता है। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो करंट लायबिलिटी में आपको मालूम चलेगा, इसमें लिखना है 27,535 तक हो गया है। ट्रेड पेबल देखो कितने का दिया है। ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रेड रिसीवेबल के नीचे ट्रेड पेबल 13,200 क्रेडिट में लिखा होता है पैसा। ट्रेड पेबल 13,200, इसमें कोई वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट नहीं होगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, जैसे जो आउटस्टैंडिंग कितना सारा दिया था, देखो आउटस्टैंडिंग दिया था कितना होगा अदर करंट लायबिलिटी 3,900 का। देखो आउटस्टैंडिंग सब जोड़ लो पहले। आउटस्टैंडिंग में बेजेज में कितना दिया था आउटस्टैंडिंग? 3200 दिया था ना बेजेज में आउटस्टैंडिंग। रेंट में 500 रुपये का, फिर 3200 प्लस 500, सैलरी में 500, टैक्स में 200, 39 होगा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, बता दे रहे हैं, नहीं तो कहो नहीं बताए। 32 रुपये का एक आउटस्टैंडिंग है वेजेज पर, 500 रुपये का सैलरी पर, रेंट टैक्स 200 रुपये का। 32 5 37 2 3900, साफ साफ लिख दिया मैंने। आगे क्या दिया है आगे भी देख लीजिए, और कुछ तो नहीं बाकी, जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। 93,600 प्लस कर देना है 93,600 प्लस कर देना है 27,535 प्लस कर देना है 13,200 प्लस कर देना है 3900, 1,38,235। $235, इसे कहेंगे हम टोटल। 1,38,235 देखो आ रहा होगा ना, आ रहा है। अब समझिए, अब दूसरा नंबर होता है असेट्स, नीचे होता है असेट्स, यहाँ डबल लाइन खींच देना है हमेशा। असेट्स होता है, असेट्स में क्या होता है? फिक्स असेट्स, जेका बोलते हैं, अगर हेडिंग डालना चाहो तो बोलते हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को भैया फिक्स है बोला जाता है, करंट नहीं बोला जाता ना। तो नॉन करंट में आता है पहला फिक्स, और शॉर्टकट मेथड का यूज करके बता रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, टाइम ओवर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में 25,000 की बिल्डिंग थी, 625 घटा लोगे। प्लांट था 15,000 का, 15,000 में 1,500 डिप्रिसिएशन है, माइनस कर दोगे। फर्नीचर एंड फिक्चर 3200 का था, 320 माइनस कर लोगे। हमारा लैंड 10,000 का, उस पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगाना है, भूमि है। 24,000 बिल्डिंग पर 375 बचेगा, और मशीनरी पर 13,500 बचेगा। फर्नीचर और फिक्चर पर 28,80 बचेगा। मतलब जो डिप्रिसिएशन जिसमें घटाया गया है उसको हटा देना है, हटाने के बाद जो बचना है जोड़ लेना है। भूमि पर कोई नहीं लगाया गया, जोड़ लेंगे 50,755, 50,755। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहो नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर समझ लो, भूमि होती है,
फिक्स में। भूमि पर डिप्रिसिएशन कभी नहीं लगता, नियम है। बिल्डिंग पर 5% लगा, बिल्डिंग थी 25,000 का, 25,000 का 5%, 625, 5%, 25 पंचे 625, बचेगा 24,375 का। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 का था, 1,500 डिप्रिसिएशन लगा है, उसको माइनस कर लेना, बचेगा 13,500 का। फर्नीचर एंड फिक्चर है 320 माइनस कर देंगे, 50,755। इसमें कुछ पूछना भी नहीं है। अब आपको समझना है करंट पे, और कुछ नहीं दिया इसमें। आप लिखिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जब आप पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले इन्वेंट्री लिखना पड़ता है। इन्वेंट्री मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है। और इन्वेंट्री कितने रुपए का है? 30,000। और आपको बताया गया ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर इन्वेंट्री स्टॉक दिया है तो वो प्रॉफिट लॉस में भी जाता है और यहाँ पर भी आता है। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल लिखा जाता है। ट्रेड रिसीवेबल में मामला है। ट्रेड रिसीवेबल कितने का था? 42,800। समझिए, इसमें से ओल्ड बाय डेप्ट माइनस किया जाता है। ओल्ड रिजर्व 2140 रुपये का, सॉरी सुनिए पहले हमारी बात। जैसे हमारा 42,800 का है, 2140 हमारा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले साल जो मैंने रिजर्व किया था वो पैसा ऐसा माना जाता है मिल गया। रिजर्व जो मैंने किया था वो डूबा नहीं। कितना? देखो 1,200 रुपये का था, मतलब इसे बोला जाता है ओल्ड बाय डेप्ट। ये बोला न्यू जोड़ा जाता है, ओल्ड माइनस किया जाता है, ओल्ड जोड़ा जाता है, न्यू माइनस कर दिया जाता है। तो इसमें बचेगा इनका 41,860। ट्रेड रिसीवेबल के बाद आपको बताना चाहते हैं क्या दिया है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश कितने का दिया? देखो कैश दिया होगा, कैश दिया है इसमें, कैश हाँ 2,500। कैश एट बैंक कितना दिया है? 2,500 का। भाई हमारे हाथ में 13,000 है और हमारी बैंकिंग में कितना पैसा है? 2,500। ठीक है, 2,500 लिखा गया, 25,000 नहीं है। 15,500 जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़िए। 50,000, 30,000, 41,860। और एक चीज़ और भैया, प्रीपेड नहीं लिखा गया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पर प्रीपेड है। प्रीपेड सबसे नीचे लिखा जाता है। प्रीपेड देखो, आउटस्टैंडिंग यहाँ होगा तो प्रीपेड यहाँ होगा 120 रुपया। 1,38,235 रुपया आपका आंसर आएगा। ठीक है। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी। 5 को हम सॉल्व करेंगे। आपको बताना चाहते हैं द लेजर ऑफ बॉम्बे ट्रेडर्स लिमिटेड शो द फॉलोइंग बैलेंस। बॉम्बे ट्रेडर्स लिमिटेड का जो बैलेंस है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है 18,000। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रॉस 10,000 और उसके बाद 7,000 रुपया, इसका मतलब नेट है डिविडेंड का। सैलरी एंड बोनस 1,25,000। डायरेक्टर फीस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जर्नल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद दिया गया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 6,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक शेयर है। 5% मोर्टेड डिवेंचर। एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद बिल्डिंग दिया गया है कॉस्ट 4 लाख, बाद में कम हो गया। फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर कंपनी का दिया गया है। 50% पेड अप है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर भी क्वेश्चन में दिया गया है, ये सब जाएगा बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री दिया गया है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दिया गया है। कैश इन हैंड दिया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रेड पेबल, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन और ऑल्सो गिवन। और डिप्रिसिएशन इज टू बी राइट ऑफ ऑन बिल्डिंग पर 5%, फर्नीचर एंड फिक्चर पर 10%, मोटर एंड व्हीकल पर 20%। उसके बाद आपको प्रोविजन करना है टैक्स के लिए 25%। उसके बाद डायरेक्टर
ने को डिसाइड किया गया है 10% रेमुनरेशन देने के लिए डिविडेंड, उसके बाद ट्रांसफ़र करना है 20,000 डिवेंचर रिडम्पशन फंड में। कंपनी का फाइनल अकाउंट आपको बनाना है बॉम्बे ट्रेडर्स में। फाइनल अकाउंट में आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बनाना है। तो आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिख लीजिएगा। ऊपर सबसे ऊपर हमने नहीं लिखा है, कंपनी का नाम आप लिख लेंगे। नीचे लिखा जाएगा फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च, जो सन दिया होगा क्वेश्चन में उसको आप लिख लेंगे। आपको जो मैंने यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के स्थान पे आपको ग्रॉस लिखना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल नहीं दिया क्वेश्चन में ना, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो आप चेक करिए ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट 4,85,000, यानी कि यहाँ पर 4,85,000 रुपया, 4,85,000 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं अदर इनकम दी गई है। अदर इनकम में आपको बताना चाहते हैं, अदर इनकम में डिविडेंड लिखा जाता है। अदर इनकम में क्या लिखा जाता है? डिविडेंड। देखो भैया ग्रॉस है 10,000, ग्रॉस के बाद देखो 7,000 लिखा है ना, ग्रॉस का मतलब जितना कमाई हुई डिविडेंड से उसमें 3,000 टैक्स कट गया होगा, कितना बचा? 7,000 रुपया लिख लो। इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करने के बाद 4,92,000 ऐड करेंगे तो 4,92,000। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड की बात आती है। मटेरियल कंज्यूम्ड में आपको मैंने बताया है, ओपनिंग में परचेज को जोड़ दिया जाता है, क्लोजिंग को माइनस कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ये सब चीज़ नहीं मिलेगी। आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जा चुका है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं मिल रहा है। इसके सामने क्या कर देना है आपको? डैश कर देना है। कर दिया गया है। देखो कहीं पर परचेज लिखा है क्वेश्चन में, देख लो, नहीं लिखा है, ठीक है ना। परचेज ना तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये भी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, ये भी नहीं मिलेगा। चेंज इन इन्वेंट्री, ये भी नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी और वेजेज आता है। सैलरी और वेजेज के लिए आप चेक कर लीजिए, कुछ ना कुछ दिया है, सैलरी एंड बोनस वगैरह दिया है। देखो 25,000 रुपया। देखो भैया ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जा चुका है, तो आपको यहाँ पर वेजेज नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय वेजेज को कैलकुलेट कर लिया जाता है। समझ रहे हो? 1,50,000 25,000 रुपया आपको लिख देना है आपको, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा डिवेंचर कितने रुपया का है। आपको ध्यान देना है डिवेंचर कितने रुपए का है, ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर कितने रुपए का है चेक कर लीजिए। 5% मोर्टेज, 80,500 का 5%। देखो बाहर निकाल के दिया भी गया होगा कुछ, डिप्रिसिएशन 80,500 का 5% कितना निकल के आएगा? आप अब क्वेश्चन में जब चेक करेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा 5% मोरेटेड डिवेंचर 1,00,000 रुपए का दिया है। 5% मोरेटेड डिवेंचर जो दिया है 1,00,000 रुपए का दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? 1,00,000 का दिया है। 1,00,000 का 5% 5,000, 5,000 में 2,500 पेमेंट कर दिया, ऊपर दिया देख लो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो आपको बताना चाहते हैं 2,500 प्लस 2,500 टोटल हो जाएगा 5,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन की बात आती है। आप कहेंगे तो डिप्रिसिएशन निकाल के हम रख सकते हैं, नहीं तो हम अंदाज के, अंदाज का मतलब होता है पहले कैलकुलेट कर लीजिए अपने मन में। मन का मतलब होता है संपत्तियों पर, फिक्स असेट्स पर डिप्रिसिएशन लगता है। आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन में जब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा बिल्डिंग, फर्नीचर और मोटर व्हीकल, 3 पे कह रहा है ना। बिल्डिंग कितने की है? यहीं पर हेडिंग लिख लो, डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग कॉस्ट 4,00,000 की और 3.5 मेन प्राइस दिया है। तो बिल्डिंग पर क्या परसेंट डिप्रिसिएशन बोला है? 5%। 3,50,000 पे 5% निकालिए, मेन प्राइस पे लगेगा ना। कॉस्ट कितने की दिया है? 4,00,000। बिल्डिंग की प्राइस कितनी है? 3,50,000।
17,500। उसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या बताना है? बिल्डिंग के बाद आपको ध्यान देना है, फर्नीचर एंड फिक्चर दिया है कितने का? 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का 10%, 700। उसके बाद क्या दिया है? मोटर व्हीकल 30,500 का क्या परसेंट बोला है? 20%। कितने के? 30,500 का 20%। 6100 कितना? 61 रुपया मोटर व्हीकल का। जोड़ लो, 17,500 प्लस 700 प्लस 6100, 24,300। इसको लिख लीजिए 24,300 रुपया। अब आप क्या करेंगे? 24,300 रुपया डिप्रिसिएशन में से छाप दो सीधा सीधा। एक का वर्किंग नोट किया हमने तो एक नंबर डाल दो इसे, ठीक है? 24,300। इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है, सब बहुत आसान है, जीरो लेवल की चीज़ है डिप्रिसिएशन निकालना। आगे चलते हैं अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो इन सब में ना जाए वो का अदर में ले जाते हैं। अदर में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, भी बता दें आपको, क्योंकि बहुत सारे आइटम दिए हैं तो ढूंढना पड़ता है कौन कौन सा। ढूंढो भैया, मैं खर्चा कौन सा है। अदर में देखो, ऊपर से पढ़ते हुए चले आएंगे, ऊपर से पढ़ते हुए चले जाएंगे। सरप्लस ऑफ प्रॉफिट लॉस है तो यहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि क्रेडिट में लाइबिलिटी है। देखो क्रेडिट में दिया 18,000 लाइबिलिटी है। डिविडेंड रिसीव डे नहीं जाएगा, सैलरी ये नहीं जाएगा, डायरेक्टर फीस जाएगा कि नहीं? डायरेक्टर फीस जाएगा। डायरेक्टर फीस क्या रुपया है? 2500 रुपया है। एडमिनिस्ट्रेटिंग सेलिंग जर्नल 1,40,000 रुपया, यही दोनों जाएगा, बाकी नहीं है कुछ भी। तो आपको लिख देना है 2500 किसका? 2500 डायरेक्टर का, 1,40,000, 1,42,500, 1,42,500। चाहो तो वर्किंग नोट बना लो, हम वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे। 1,42,500 भैया एक का जोड़ लो, इसको ऐड कर लेते हैं। 1,25,000 प्लस 5,000 प्लस 24,300 प्लस 1,42,500, 2,96,800, 2,96,800 माइनस 4,92,000, 1,95,200 रुपया इनका प्रॉफिट निकल के आएगा। 1,95,200 रुपया प्रॉफिट निकल के आएगा। टैक्स के लिए कितनी बात हुई है? देखो क्वेश्चन में क्या परसेंट बोला है टैक्स निकालने के लिए, तो क्वेश्चन में देखो टैक्स की बात कितनी हुई है? 25% बोला है टैक्स, ध्यान दीजिएगा। टैक्स इसी का 25%, 1,95,200 गुणे 25 भागे 100, 48,800 रुपया टैक्स दे दो। $1,95,200 माइनस 48,800, 1,46,400। आपका आंसर आएगा 400। सबसे नीचे 1,46,400 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, टैक्स दे दिया गया इसी का। क्वेश्चन समाप्त हुआ क्या? अभी समाप्त हुआ पीएल। अब आपको बताने जा रहे हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है, इसे अपनी कॉपी में पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बताने जा रहे हैं बैलेंस शीट में कुछ आधा अधूरा मैंने भी लिखा, अभी आगे भी मैं लिखूंगा। तो बैलेंस शीट में एज एट 31 मार्च जो ईयर आपके बुक में दिया होगा, आपके क्वेश्चन में दिया होगा, वही आपको लिखना पड़ता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी पहली हेडिंग होती है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है जिसमें शेयर वालों का हिस्सा होता है। पहला होता है शेयर कैपिटल। चेक करो कितने की शेयर कैपिटल है, क्वेश्चन में चेक करो। कह रहे हैं 6,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक शेयर, 6 लाख रुपया। 6,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक शेयर, 6 लाख रुपया। अब बात अटकती है रिजर्व एंड सरप्लस पर। आपको इसका एक प्यारा सा छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट ऑफ अकाउंट। आपको क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसा मैंने मान लिया कि पहली है ना, पहला है, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा शेयर कैपिटल में कितने, 60,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, 6 लाख रुपया वैल्यू। 100 रुपये का 6,000 शेयर है इक्विटी वाले, 6 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा जाता है? रिजर्व का मतलब एनी रिजर्व, एनी फंड, प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड देखो 20,000। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रॉफिट लॉस दिया गया है। प्रॉफिट लॉस कितना दिया गया है? 18,000 रुपये का।
ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस दिया है देखो 18,000 रुपये का, चेक कर लो, नहीं तो कहोगे नहीं समझ में आया। 18,000 रुपये का फ़ायदा दिया है सबसे ऊपर। और इस साल फ़ायदा कितना निकला था टैक्स देने के बाद? इस साल का फ़ायदा, करंट ईयर का फ़ायदा, करंट ईयर का फ़ायदा हमारा निकलता 1,46,400 पीछे ना, 1,46,400 पीछे। उसके बाद क्या लिखा था? उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, इनको सब आप जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1,64,400, इनको जोड़ेंगे तो इसमें से आपको लेस भी करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा प्रपोज डिविडेंड 60,000 रुपये का दिया, देखो प्रपोज किया है इन्होंने, किसको प्रपोज किया है? डिविडेंड को प्रपोज किया है 60,000 रुपये का। कैसे होता है प्रपोज डिविडेंड? तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद बताते हैं। ध्यान दीजिए, डायरेक्टर ने चाहा कि 10% क्या देंगे, किस पर? इक्विटी पर। 6 लाख है हमारा, डायरेक्टर ने कहा डिविडेंड देंगे। भैया डिविडेंड देंगे तो फायदा कम होगा, 6 लाख का 10% 60,000 होगा ही नहीं, 6 लाख का 10% 60,000 क्वेश्चन में बोला है ना। उसके बाद कह रहा है 20,000 रुपया डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में डालिए, यहीं से निकाल कर डालना पड़ेगा फिर से, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड 20,000। ए वाला अलग है और ये वाला अलग है, ये एडजस्टमेंट में दिया है और ये क्वेश्चन में दिया है। देख लीजिएगा 20,000 रुपया डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं बचेगा कितना? 80,000 माइनस कर दो, 80 84,400 हमारा बचेगा। कितना बचेगा? 84,400। कितना आएगा? 84 1,04,400, 1,04,400 रिजर्व एंड सरप्लस लिख दो। समझ में ना आए तो फिर से बता देते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में क्वेश्चन में बोला गया है कितना ट्रांसफ़र करना है? 20,000 रुपया ट्रांसफ़र करना है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में, ठीक भैया। पीएल में हमने कमाया इतना, ये पिछले इस साल का पीएल है, इतना हुआ, यही पे डिविडेंड देना है, प्रपोज डिविडेंड। क्वेश्चन में कहाँ बोला है? हिंदी में हो तो हिंदी में 10% लिखा है, समायोजन में 6 लाख का ही निकाला जाएगा। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड वही जो समायोजन में दिया है, 20,000 रुपया, ठीक है, वही है और दूसरा कुछ नहीं है। हो गया आपका उत्तर 1,04,000। अब एम कुछ कोई पैसा नहीं है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म एम डिवेंचर वाला पैसा लिखो। डिवेंचर कितने का है? देखो डिवेंचर कितने का है? डिवेंचर 5% है, वो भी मोर्टेज है, सिक्योर्ड लोन 5%। डिवेंचर कितने रुपए लिखा जाएगा? 1 लाख रुपए का डिवेंचर है, 1 लाख रुपया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आगे चलिए, आपको आगे ध्यान देना है। आगे आप जो को क्वेश्चन में देखेंगे तो करंट लायबिलिटी में आपको ट्रेड पेबल लिख देना है। ट्रेड पेबल कितने का लिख देना है? 60,000 रुपये का लिख देना है। उसके बाद देखो जो प्रपोज डिविडेंड है, समझिए, जो प्रपोज डिविडेंड है 60,000 रुपया जो यहां माइनस किया गया है, ये भी लायबिलिटी होता है। प्रपोज डिविडेंड है 60,000 रुपये का, वो भी लिखा जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, भैया कहां से आया इंटरेस्ट? भाई 1 लाख का डिवेंचर 5%, 5,000 होगा, 5,000 में 2,500 पेमेंट कर दिया, 2,500 बकाया है। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स को प्रोविजन करिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्वेश्चन में देखिए 1,46,000 रुपया पिछले साल का है। उसके बाद आपको ध्यान देना है 48,800 रुपया, 1,94,800, इसको ऐड कर लीजिए 11,21,700, इतना आपका हो गया। लायबिलिटी हो गया है, असेट्स बाकी है, असेट्स कर दे रहे हैं। टैक्स में पिछले साल का टैक्स है, इस साल का टैक्स है, आउटस्टैंडिंग जो है उसको लिखा गया है, प्रपोज डिविडेंड लिखा गया है, ट्रेड पेबल लिखा गया है। आगे बता रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, अब आप हेडिंग डालेंगे एसेट्स। ध्यान दीजिएगा, सेकंड हेडिंग होगी एसेट्स की। ध्यान दीजिएगा, संपत्ति बोलते हैं। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स होता है। सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स,
नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट, हाँ नीचे उसी के नीचे लिखना है आपको। नॉन करेंट असेट्स में आपको लिखना है ए फिक्स्ड। अब आपको बताना चाहते हैं फिक्स में क्या लिखेंगे। फिक्स में आपको पता करना पड़ेगा कौन कौन सी एसेट्स हैं। फिक्स में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है। जो डिप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला है कितना कितना, डिप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला है ना 17,500 पहले पे, फिर दूसरे पे 6300 का, फिर अगले पे, मतलब कि जो जो डिप्रिसिएशन निकालना है सब लोग निकाल करके ऐड कर देंगे 3,63,200। डिप्रिसिएशन निकालने के बाद 3,63,200। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला था, बिल्डिंग को माइनस कर देना है, डिप्रिसिएशन फर्नीचर का माइनस कर देना है, मोटर व्हीकल का माइनस कर देना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको लिख देना है बी नंबर, इन्वेस्टमेंट आपको लिख देना है। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है, क्वेश्चन में चेक कर लीजिए इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का है। इन्वेस्टमेंट जब आप चेक करेंगे तो आपका दिखेगा इसमें 2 लाख रुपए का इन्होंने इन्वेस्ट किया है, दूसरे में मार्केट वैल्यू 1,80,000 है और प्रेफरेंस में 40,000 का। ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट 2 लाख एक जगह इन्वेस्ट किया है और 40,000 एक जगह इन्वेस्ट किया है, टोटल कितना हो जाएगा 2,40,000 रुपये का। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं अनमोर्टेज एक्सपेंसेस। अनमोर्टेज एक्सपेंसेस इसमें दिया गया है, अनमोर्टेज एक्सपेंसेस, नॉन करेंट असेट्स, अनमोर्टेज एक्सपेंसेस लिखिए सी नंबर, अनमोर्टेज एक्सपेंसेस। अनमोर्टेज का मतलब होता है जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट सबसे नीचे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 2,000 रुपया, वही होगा। अनमोर्टेज का मतलब होता है 2,000 रुपया सबसे नीचे देखो ट्रायल बैलेंस में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। अब आपको हेडिंग लिखना है दूसरी, करेंट असेट्स, कुछ भी हो करेंट असेट्स आप लिखिए बस, ठीक है। करेंट असेट्स में आपको क्या लिखना पड़ता है, इन्वेंटरी। क्या लिखना पड़ता है, इन्वेंटरी का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट के अंदर दिया है, कितने रुपए का दिया है चेक कर लीजिए। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया 2,25,000 रुपये का क्लोजिंग, 2,25,000 रुपये का। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपए का। उसके बाद कैश, कैश आपको बताना चाहते हैं 11,000 रुपये का। उसके बाद अदर शॉर्ट टर्म दिया है, कैश लिख दिया, अदर शॉर्ट टर्म। अदर शॉर्ट टर्म में जाएंगे भैया, इन्होंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है पैसा, देखो इक्विटी शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपया, 40,000 प्रेफरेंस में जो किया है अदर शॉर्ट टर्म। तो इनका अदर शॉर्ट टर्म में फिर से चेक करते हैं, अदर शॉर्ट टर्म में क्या जाएगा, क्या बच रहा है। अब कैश हो गया, प्रोविजन हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, दिया है भैया। आप क्वेश्चन में चेक करेंगे तो मिलेगा एडवांस्ड अगेंस्ट बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्शन, अदर शॉर्ट टर्म 85,000, 80,500 जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा कितना, आपका निकल के आ जाएगा 11,21,700, 11,21,700 टोटल। इसको लिख लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। बुक होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन को हम यहाँ पर मैनेज करके बता रहे हैं। आपके सामने तमाम पॉइंट्स लिखे गए हैं, ट्रायल बैलेंस बना है, डिवेंचर दिया है, एंतरिम डिविडेंड, सैलरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद समायोजन दिया गया है, एडजस्टमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो हम आपको स्पष्ट तौर पर क्वेश्चन को ना पढ़ करके जो जो जहाँ जहाँ जाता है उसको ढूंढ करके निकाल करके यहाँ लिख देते हैं। पढ़ेंगे तब भी निकालना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तब भी निकाल कर यहाँ रखना पड़ेगा हमें।
तो सबसे पहले इसमें मैंने पकड़ लिया है ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसके पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जा चुका है। जब आप पढ़ेंगे तो ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 5,90,200, 5,90,200। अदर इनकम में कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, कमीशन मिलता है, कोई भी इनकम होती है उसको लिखते हैं। अदर इनकम में आप ऐसे जब पढ़ते हुए चले आएंगे तो आपको मिलेगा 700 रुपये का ट्रांसफ़र फीस। ट्रांसफ़र फीस का पैसा देखो क्रेडिट में लिखा है, मिला 700 रुपया अदर इनकम होगी। 5,90,900 ऐड कर देंगे दोनों। इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वगैरह नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब ग्रॉस ट्रेडिंग दे दी रहती है, ट्रेड ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता है, तब नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर भी। आपको आगे स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में अब जब आप चेक करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कहीं पर देखो सैलरी मिलेगा, वही होगा 1,20,670 ना, सैलरी ही, क्योंकि वेजेज नहीं रहेगा यहाँ पर। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वेजेज पहले से निकाला जा चुका है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जा चुका है। 1,20,670 1,20,670। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जैसे कहीं से लोन लिया गया है, जैसे डिबेंचर से लोन लिया जाता है, उस पर जो ब्याज वगैरह दिया जाता है वही होता है फाइनेंस कॉस्ट। आप ढूंढना पड़ेगा आपको सबसे पहले डिबेंचर कितने रुपए का है। डिबेंचर है सर जी हाफ ईयर 4,000। आपको ध्यान देना है, लिखना है यहाँ पर एक हेडिंग फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जैसे डिबेंचर से लोन लिया जाता है, तो आप यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो आपको कहीं देखो इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। आप इंटरेस्ट दिया गया 35,600 रुपये का, लेकिन ये डिबेंचर वाला इंटरेस्ट नहीं है 35,600। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ढूंढो, मिलेगा आपको 4500 रुपये का, सबसे ऊपर दिया है आधे वर्ष का। यहाँ पूरे साल का लिखा जाता है 4500। जब आधे साल का 4500, वैसे डिबेंचर ढूंढ लो, डिबेंचर भी मिल जाएगा आपको यहीं पर सबसे नीचे। 1,80,000 का 5%, 90,000, 9,000 आधा दिया है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4500 आउटस्टैंडिंग है और 4500 क्या है, पेड है, जोड़ लिया जाएगा 35,600 प्लस 9,000। ठीक है, 44,600 रुपये आपका आएगा। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को समझना ना पड़े अलग से। एक इंटरेस्ट तो हमारा दिया है ब्याज का, पीएल के डेबिट में आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है 1,80,000 का 9%, 1,90,000 का 1,80,000 का 5%, 9,000, 18,95। आधा देखो पेमेंट कर दिया है, आधे वर्ष का सबसे ऊपर लिखा है 4500 बकाया, तो आउटस्टैंडिंग है। दोनों आपस में जोड़, इसमें ए वाला जोड़ा जाता है, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रिसिएशन की बात होगी तो देखा जाएगा एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन का मामला। तो डिप्रिसिएशन की जो बात होगी, डिप्रिसिएशन तो हम देख लेते हैं। बहुत सारी एसेट्स दी गई हैं, डिप्रिसिएशन कहाँ कहाँ पर कितना कहा गया है तो आप चेक करेंगे तो आपको आभास होगा डिप्रिसिएशन का। ठीक है, क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, कहीं पर निकाल के तो नहीं दिया डिप्रिसिएशन। 70,200 ना निकाल के दिया है, और निकालना भी नहीं है। अदर एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो छूट रहा है एक्सपेंसेस उसको आप लिखेंगे। तो अदर एक्सपेंसेस में हम आपको बताना चाहते हैं,
हम आपको बताना चाहते हैं, इसको लिख लेंगे, इसको हमें मिटाना पड़ेगा और वर्किंग नोट भी बना देते हैं। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 डाल लीजिए फाइनेंस कॉस्ट के सामने, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, हेडिंग डाल लेना है अदर एक्सपेंसेस नोट ऑफ अकाउंट में। तो ऊपर से पढ़ते हुए चले आएंगे। देखो भैया अंतरिम डिविडेंड ये आपका यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ नहीं रहेगा अंतरिम डिविडेंड, वो आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है स्टेटमेंट पीएल, ट्रेडिंग लॉस, सेलिंग एक्सपेंसेस। कहीं लिखा गया सेलिंग एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में होता है ना? कितने का दिया है? 70,890 रुपये का। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद देखते हुए चले आइए, जर्नल एक्सपेंसेस आपको मिलेगा। इंटरेस्ट लिख दिया गया, जर्नल एक्सपेंसेस 1,45,340। जर्नल एक्सपेंसेस के बाद आपको सीधे चले जाना है, पढ़ते हुए चले जाएंगे तो इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस मिलेगा आपको 6700 का। ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 70,890 प्लस 1,45,340 प्लस 6700, 2,22,930। अदर में लिख लीजिए 2,22,930। इंश्योरेंस है, ए इंश्योरेंस लिखा गया है 1,20,670 प्लस 44,600 प्लस 70,200 प्लस 2,22,930, 4,58,400। नहीं, गलती कर दिया मैंने जोड़ने में, अरे हाँ सही है, 4,58,400, 4,58,400। तीसरे में से चौथा माइनस करो, 5,90,900 माइनस 4,58,400, 5,90,900, 5,90,900 माइनस 4,58,400, 1,32,500। 1,32,500 फ़ायदा आया बिफोर टैक्स के। 1,32,500 बिफोर टैक्स आपका फ़ायदा आ चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा की दृष्टि से लिख लीजिए। इसमें एक बात और होगी टैक्स की। टैक्स की बात क्या करना है, तो क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखो दिख रहा है क्रेडिट में 1,80,000 का पहले से है, देखो 1,80,000 का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। उसके बाद इन्होंने कहा है टैक्स पेड करो। देखो टैक्स पेड करने के लिए क्वेश्चन में बोला है, देखो चौथे नंबर पे 85,000 रुपया, समझ रहे हो, 85,000 रुपया। तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, टैक्स की बात होगी, टैक्स में कंफ्यूजन होगा आपको। टैक्स का पीबीडी जो दिया गया है, कितने का दिया गया है, पीबीडी दिया गया है हमारा 1,80,000। क्वेश्चन में देखो पहले ठीक से चौथे नंबर पे 45% क्या बोल रहा है, कह रहा है कैरी फॉरवर्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी एंडिंग 31 मार्च एंड प्रोविजन रिस्पेक्ट 45% प्रोविजन कर लेना है। 1,80,600 गुणे 45/100 कितना आ रहा है, आपको ध्यान देना है प्रोविजन पहले से किया गया है।
में देखो 70,200 रुपया पेड किया गया है। देखो 600 इसमें लेस कर देंगे पेड टैक्स। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है, देखो 85,000 रुपया क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है आगे 85,000 आएगा 25,000। $1,32,500 माइनस 25,000, 1,07,500। 1,32,500 में 1,32,500 में 25,000 माइनस किया जाएगा, एक टैक्स पीछे साल वाला, और करंट टैक्स भी माइनस किया जाएगा। करंट टैक्स 45% बोला है। आपको ध्यान देना है, ये जो टैक्स है ये पिछले साल का टैक्स मैंने कैलकुलेट किया है, इसको आपको ध्यान देना है। जो टैक्स है ये पिछले साल का है, तो ये बाद में घटेगा। क्वेश्चन में कहा है 45%। कमाई इनकी कितनी हुई है, 1,32,500 का 45% 59,625 होगा। पहले माइनस करो, 1,32,500 माइनस 59,625, 72,875। ये आप ध्यान दीजिए, ये हमारा करंट ईयर टैक्स है, यहीं पर प्रीवियस ईयर टैक्स लगेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाला 25,000, भाई प्रोविजन पहले से इतना था 70,600, देखो पेड किया गया, डेबिट में लिखा है, पीछे साल का यहाँ लाया गया है 25,000 रुपया। अब 72,000 में 25,000, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई यहाँ घटाएंगे 1,32,500 में 59,625 माइनस आपका आ रहा है, उत्तर चेक करिए, 1,32,500 में 59,625 घटा लीजिए और 25,000 घटा लीजिए। एक बार फिर से समझना है, ए आपका जो है माइनस में रहेगा, समझ रहे हैं। जैसे देखो 1,32,500 हमारा क्या है, इसका 45%। उसके बाद ये वाला समझो फिर से, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा है, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,80,600, टैक्स पेड किया है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 25,000 माइनस में है, लिखा जाएगा यहाँ पर। तो माइनस में यहाँ पर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर का टैक्स का मामला है, ये करंट ईयर का टैक्स का मामला है। तो इसको जोड़ घटा लेंगे तो 97,875 उत्तर आ गया। इसे लिखिए, आगे बैलेंस शीट बता रहे हैं, इसको पहले लिख लें आप लोग। आपको बताना चाहते हैं एक बार फिर से, ये वाला टॉपिक स्टूडेंट को कम समझ में आ रहा है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब पिछले साल प्रोविजन किया गया है ना, मैंने निकाल लिया है पैसा कि इतना पैसा हमें टैक्स में देना है, वास्तव में दिया कितना, 70,600। फिर कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है 85,000 आगे देंगे, यहाँ नहीं दे रहे हैं, बाकी 25,000 बचा ले रहे हैं। 25,000 बचा ले रहे हैं तो फायदे में जुड़ेगा ना, फिर वो घटेगा थोड़ी ना टैक्स। फिर समझिए, यही स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी और कोई दिक्कत नहीं। 1,80,600 मैंने पिछले साल निकाला, इस साल पेमेंट कितना किया, 85,000 कह रहे हैं, आगे करेंगे, 25,000 फायदा बच रहा, फायदा यहाँ जुड़ेगा, ये माइनस हो रहा है, ये तो करंट ईयर टैक्स है, बच रहा है, जुड़ेगा। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते। आपको बैलेंस शीट का ऐसे फॉर्मेट बना लेना है, ऊपर कंपनी का नाम जरूर लिख लेना, नेम ऑफ कंपनी डाल करके। तो नेम ऑफ कंपनी जो भी हो, नाम है अलाहा अहमदाबाद प्रोडक्ट लिमिटेड। तो आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में
शेयर कैपिटल होता है। देखो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, जो हम आपको बता रहे हैं जितना उतना आप देखते चलिए। क्वेश्चन में जब पहुँचेंगे, क्वेश्चन में देखिए शेयर के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में क्या लिखा है। ऊपर से नीचे तरफ पढ़ते हुए चले आइए। सब्सक्राइब कैपिटल लिखा है, देखो 6 लाख रुपया। सब्सक्राइब कैपिटल कितना लिखा है, 6 लाख। इसमें ढूंढो ऑथराइज कैपिटल कहाँ है। ऑथराइज कैपिटल बाहर दिया होगा। क्वेश्चन में जब आप चेक करेंगे, एक लाख शेयर कंपनी के पास हैं। बोनस शेयर का मामला इसमें ना। ऑथराइज कैपिटल एक, सब्सक्राइब कैपिटल 6 लाख हैं। बेकार है। आपको सबसे ऊपर चेक करना है, हम नीचे चेक कर रहे थे। सबसे ऊपर क्वेश्चन में बोला है ऑथराइज्ड कैपिटल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्किंग नोट यहाँ लिखो शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल जो दिया है 10 लाख दिया है। ऐसे डबल लाइन खींच देते हैं। 10 लाख के बाद आपको सब्सक्राइब, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, कॉल्ड अप लिखना है। सब्सक्राइब क्वेश्चन में दिया है 6 लाख। 6 लाख के बाद आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर, 6 लाख के बाद इसमें चेक करिए कहीं पर कॉल्स इन एरियर तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा 1500 रुपये का कॉल्स इन एरियर भी दिया हुआ है। चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा 1500 रुपये का कॉल्स इन एरियर दिया हुआ है। लास्ट में पहुँचेंगे, चेक करिए 1500 रुपये का कॉल्स इन एरियर। एडजस्टमेंट में 5वां नंबर देखेंगे आप, 1500 रुपये कॉल्स इन एरियर है। एरियर लेस कर दीजिए, 5,98,500। 5,98,500 ऐसे लिख दिया जाएगा पहला नंबर, 5,98,500। तो याद रखना अथराइज्ड के बाद सब्सक्राइब्ड और पेडअप का मतलब होता है, ये होता हमारा पेडअप कैपिटल 5,98,500। अब उसके बाद लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में माथा पच्ची भी है, दिक्कत भी है, और हम बता भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए वर्किंग नोट हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि खाली ही है ना, यहाँ बना के बाद में मिटा देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा। आपको ध्यान देना है, यहाँ नहीं लिखना है आपको, ये वर्किंग नोट बना रहे हैं, एक तरह से आपसे उधार मांग रहे हैं इतनी दूर ना। दूसरी हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। आप क्वेश्चन में ढूंढिए तो रिजर्व आपको मिलेगा जनरल रिजर्व 1,50,000 का। उसके बाद अब आपको बताना चाहते हैं प्रॉफिट लॉस जो मिलेगा। प्रॉफिट लॉस जो आपको मिलेगा 17,800 रुपये का मिलेगा। देखो क्वेश्चन में देख लो, पीछे साल का, पिछले साल का फायदा 17,800 रुपये का दिया है। ऊपर दिया है, क्रेडिट में दिया होता है 17,000। इस साल निकाला गया था कितना, इस साल पीएल हम लोगों ने निकाला था करंट ईयर, ये होता है प्रीवियस ईयर, ये होता है करंट ईयर। इस साल निकाला गया था कितना, 97,875। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 1,15,600, 1,15,675, 675। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इसमें से ही, इसी में से ही अब क्या किया जाएगा, अंतरिम डिविडेंड दिया जाएगा, और इसी से में ही प्रपोज डिविडेंड दिया जाएगा। अंतरिम डिविडेंड कितना दिया जाएगा, 40,000 माइनस करना है। अब
समझ रहे हो? प्रपोज डिविडेंड दिया जाएगा 18,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, अभी कहाँ दिया गया है चीज़। क्वेश्चन में देखो, अंतरिम डिविडेंड 40,000 रुपया सबसे ऊपर ही दिया गया है ना। 18,000 रुपया कहाँ दिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान दे करके बताना है आपको। क्वेश्चन में कहता क्या है कि इनके पास, क्वेश्चन में आप देखेंगे जब आप तो लास्ट में कह रहा है डायरेक्टर लोग जो हैं 3 रुपया प्रति अंश डिविडेंड दे रहे हैं। वहीं से आया हमारे, इनके पास कितना अंश था, इनके पास अंश था 10 लाख रुपया। 10 से भाग जब दोगे 10,000 अंश हो जाएगा। 10,000 में 6,000 अंश वो हुआ है पेड अप कॉल्ड अप ना। 6,000 अंश का नहीं कहोगे 3 कहाँ से आया, 18,000 लिख दे रहे हैं, एकदम साफ साफ बता रहे हैं 18,000 रुपया हो जाएगा। माइनस करोगे, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको पहले जोड़ो उसके बाद माइनस करो। जोड़ेंगे अंतरिम जो वर्ष के मध्य, ठीक है, प्लस 1,15,675 माइनस 58,000 ना, 2,07,000 ये सब घटा लेंगे। ये घटाया गया है, इन सब जोड़ा गया, 2,07,675 2,07,675 आपका हो गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है इसमें आगे 2,07,675 ना। इसमें एक चीज़ और बोला है, इसमें बोला है राइट ऑफ करने के लिए प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है राइट ऑफ होता है। प्रारंभिक व्यय देखो कितना दिया है, 14,000 दिया है। क्वेश्चन में देख लो 14,000 दिया है फर्नीचर के नीचे। प्रारंभिक व्यय यही घटा दिया जाता, चाहे यहाँ घटा दो चाहे कासेट्स में दिखाओ, समझ रहे हो। प्रारंभिक व्यय चाहे यहाँ घटा दो तो यहाँ घटाया गया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना, 14,000। 2,07,675 माइनस 14,000, 1,93,000 कितना आएगा, 1,93,675। दूसरा नंबर वर्किंग नोट 1,93,675 रुपये आपका आ गया। याद रखिए फिर से, जर्नल रिजर्व है, प्रीवियस ईयर का फ़ायदा, करेंट ईयर का फ़ायदा जो निकाला गया, अंतरिम डिविडेंड दिया गया 6,000 अंश पर 3 रुपये के अंश के हिसाब से। 6,000 अंश कहाँ से आया, 10,000 अंश है, 6,000 इशू किया गया है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 14,000, यहीं माइनस कर लो, चाहे यहाँ माइनस कर लो चाहे वहाँ पर हम असेट्स में दिखाते हैं प्रीलिमिनरी, यहीं पर माइनस कर दो, वहाँ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो गया, इसको पहले लिखना है उसके बाद आगे बढ़ना है। अब आपको लिख लेना है नॉन करेंट लायबिलिटी, सीधा सीधा लिख लो बस, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करो। नॉन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि जगह भी नहीं यहाँ पर। करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। देखो डिबेंचर अभी तक नहीं मिल रहा था, यहाँ पर मिल गया डिबेंचर। डिबेंचर 5% कितने का है, देखा 1,80,000 ना। ये पे जो ब्याज का मामला है भाई बाद में निपटेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपको बताना चाहते हैं, करंट लायबिलिटी में आप देखते चलिए, करंट लायबिलिटी में आपको ट्रेड पेबल लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेड पेबल ढूंढ लो कितने का, 1 लाख कितने का है, 1,40,300 ढूंढो, 1,40,300 क्रेडिट में लिखा है, 1,40,300 हो गया। उसके बाद आपको लिखना है अदर कोई करंट लायबिलिटी है तो उसको भी लिखना पड़ता है। अदर कोई करंट लायबिलिटी में आपको जैसे आउटस्टैंडिंग वगैरह होता है, अदर वाले में इंटरेस्ट पर 4500, अदर करंट लायबिलिटी में 45 तो 1। उसके बाद 18,000 प्रपोज डिविडेंड भी लायबिलिटी है, जो देखो जो समायोजन में दिया है वो भी लायबिलिटी है 18,000। उसके बाद 27,200 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिया है, 27,200 जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद आपका दिखाना जाएगा 49,700। टैक्स में आपको ध्यान देना है, टैक्स में देखो 85,000 रुपया एक प्रोविजन
और दूसरा प्रोविज़न कितना निकल के आया था इस साल का टैक्स 59,625, ये पिछले साल का इस साल का टैक्स लाइबिलिटी है, देना है 1,14,625। ये टैक्स वाला मामला है, ध्यान दीजिएगा। इसे आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। 27,200 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट में देखो क्रेडिट में लिखा गया है, जो नहीं ये इंटरेस्ट का है, ये प्रपोज डिविडेंड का है, एक खर्चा है। टैक्स एक 85,000 इस साल वाला टैक्स यहीं लिखेंगे। जोड़ लेंगे आप, जोड़ लेंगे 5,98,500, 1,93,625, 1,80,000, 1,40,300, 49,700, जो आपका आंसर दिया है 15,06,800 आंसर आ गया। अब आपको लिखना है असेट्स में, वो आपका हो गया टोटल। असेट्स में जब आप पूछेंगे तो आपका असेट्स में जो आंसर आएगा फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में टेंजिबल, ध्यान दीजिएगा इन्हें क्या बोला गया है, इन्हें डिप्रिसिएशन भी बोला गया था, ठीक है, ध्यान देना है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन घटा दो, फर्नीचर है, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन घटा दो। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए हमारी बात, ठीक है। तो इनमें डिप्रिसिएशन कह रहा है बिल्डिंग पे 2,70,000, फर्नीचर पे 10,700, दोनों पे घटाने के बाद दोनों को जोड़ दो। देखो बिल्डिंग हमारी है 10,41,400 ना, और 2,70,500 डिप्रिसिएशन घटा दो, उसके बाद 10,700 का डिप्रिसिएशन घटा दो, ठीक है, डिप्रिसिएशन घटा दो। तो कुल मिलाकर डिप्रिसिएशन कितना बनेगा इनका, दोनों को घटा दो, घटाने के बाद जो बचेगा बिल्डिंग और फर्नीचर 8,19,200। हाँ, यहाँ डबल लाइन खींचना, 8,19,200 इतना घटा सकते हैं आप, इतना हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। वीडियो लंबा है, क्वेश्चन लंबा है, तो हम क्या करें अब आपको आगे बताना चाहते हैं। अब आपको करंट असेट्स, करंट असेट्स में आपको ध्यान देना है, मैं करंट असेट्स में आपको ध्यान देना है क्या, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के रुपए का दिया है 2,17,400 में, देख लीजिए इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट में दिया रहता है। उसके बाद इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 4,14,900, 4 लाख ट्रेड रिसीवेबल 4,16,000 दिया है, 4,16,000 दिया है, लेकिन एमएस कुछ 4,16,900, देखो फिर से मिलाओ, 4,16,400 दिया गया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री के नीचे दिखा है, देखो 4,16,400 ना। देखिएगा ट्रेड रिसीवेबल में दिया है, जो भी दिया है ट्रेड रिसीवेबल में आपका क्वेश्चन में आप देखेंगे अपने, तो इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, ध्यान देना है। दिया भैया 4,16,400, 4,16,400, 1,500 माइनस करना पड़ेगा आपको इसमें से, व्यापारिक प्राप्तियों में कह रहे हैं 1,500 नहीं मिलेगा, तो वही आपका आएगा 4,14,900, 4,14,900। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं क्या करना है, कैश, कैश दिया है, कैश आपको मिल जाएगा कितने का, 35,300। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, लोन शॉर्ट टर्म 25,000, देखो शॉर्ट टर्म लोन कितना दिया है 25,000 रुपया, लायबिलिटी में दिया है 25,000 रुपया। शॉर्ट टर्म लोन देखो कंपनी में दिया है 5,000 रुपया दे दिया गया, रिपेड कर दिया गया है, 5,000 दे दिया गया है, एडजस्टमेंट में है 20,000 रुपया,
20,000 है, इसको जोड़ लेंगे। देखिए आपको दिख रहा है पूरा का पूरा जोड़ लेंगे, आपका यही आएगा 15,06,800। हाँ, इसको लिख लीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लंबा वीडियो बन चुका है।